सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु का स्मरण करते हुए मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार आपके प्रिय धर्मीमांसा चैनल पर आप सभी सुधी श्रोताओं, विद्वानों, सनातन धर्मावलंबियों, धर्म प्रेमियों, धर्म भक्तों सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं एक नूतन विषय के साथ, और वो विषय अनेक अर्थों में भारत के लिए या हमारे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो विषय है तुर्की। तुर्की जो देश है उसके साथ आप देखें कि अभी कुछ वर्ष हुए होंगे जब वहां भयंकर भूकंप आया था, और भारत शासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां पे कई जहाज में अनेक सामग्री भरकर, राहत सामग्री भरकर तुर्की में भेजा, और ऐसे लोगों को ही भेजा जो प्रशिक्षित थे, जो भूकंप में जो भवन गिर जाते हैं उनके अंदर से लोगों को निकालना, बचाना, इन सब कार्यों के लिए। और इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन दोस्त। तुर्की के लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की थी भारत शासन के इस कदम की, और लोग बहुत अभिभूत हुए थे। जब भारतीय विदा हो रहे थे तो उनकी विदाई भी उस प्रकार से की गई थी। बड़ा अच्छा दृश्य था वो। लेकिन यह वही तुर्की है जो कोई भी ऐसा अवसर नहीं गंवाता जब वो भारत का विरोध न करता हो। पूर्व में जब भी कश्मीर का विषय उठता था तो वह पाकिस्तान का साथ देता था। अभी हाल में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें तो कहा जाता है कि उसने युद्ध में हिस्सा लिया है। उसने ड्रोन दिए पाकिस्तान को, और पाकिस्तान में उसके ड्रोन ऑपरेटर्स थे जो ड्रोन चलाते थे। कहा यह भी जाता है कि भारत के आक्रमण में कुछ उसके जो ऑपरेटर थे वो मारे गए हैं। तो तुर्की ऐसा क्यों करता है? तुर्की के मन में क्या है? तुर्की क्यों भारत से शत्रुता पालता है? तो संदर्भ तो भारत है इस प्रकार से, लेकिन हम आज देखें कि तुर्की कैसा देश है, उसका अतीत कैसा था, उसका वर्तमान कैसा है। तो इस संदर्भ में सर्वप्रथम तो हम आपको बताना चाहेंगे कि तुर्क में लोग कौन है। तुर्की तुर्क में जो तुर्क हैं ये कौन लोग हैं, हमें जानना चाहिए। तुर्क वस्तुतः हमारे संस्कृत में भी साहित्य में ये शब्द आया है। संस्कृत साहित्य में इसे तुरुष्क कहा जाता है, और ये सब हिंदू ही थे एक समय में। और ये रहते किधर थे? तो मंगोलिया का एक पहले मंगोलिया एक विशाल देश था, उसके ही क्षेत्र में एक गोबी मरुस्थल कहा जाता है, उधर ये लोग रहते थे। कालांतर में आज का जो तुर्किस्तान है, जो आप देख रहे हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, सारे जो स्थान हैं उन क्षेत्रों में ये आए। और बाद में जब इस्लाम का जन्म हुआ और इस्लाम का प्रसार हुआ, तो जो इस्लाम आपको व्यभिचारी होने की छूट देता है, अनेक निकाह करने की छूट देता है, और इसके अतिरिक्त भी जिसको बांदियां लौंडियां कहा जाता है उनको रखने का, अर्थात सेक्स स्लेव रखने का अधिकार देता है। दूसरा लूटपाट जिसको माले गनीमत कहते हैं उसकी छूट देता है। तो इस लोभ लालच में व्यभिचारी बनने के लिए इन लोगों ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया। और 11वीं शताब्दी में एक सेल्जुक राज्य की स्थापना की, सेल्जुक वंश की स्थापना की, और ये फैलने लगे।
उस समय 11वीं शताब्दी में क्या था कि आज का जो तुर्की है और उसमें जो एक शहर है इस्तांबुल, तो इस्तांबुल में बाइजेंटीन एम्पायर की राजधानी थी। बाइजेंटीन एम्पायर जो है उसको पूर्वी यूरोप, पूर्वी रोम भी कहा जाता है, पूर्वी रोमन एम्पायर भी कहा जाता है। लेकिन ये यहाँ आप मानचित्र में देख सकते हैं इस्तांबुल। इस्तांबुल एक ऐसी जगह पर स्थित है जिसको आज भी यूरोप कहा गया है और कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि तुर्की जो है वो एक प्रकार से दो महादेशों में बटा हुआ देश है। इस्तांबुल में बाइजेंटीन साम्राज्य की राजधानी थी और इसका पुराना नाम भी बाइजेंटीन था। बाद में इसको कॉन्स्टेंटिनोपल कहा गया, जिसको हम लोग कुस्तुनतुनिया कहते हैं। और इस्तांबुल नाम जो है ये कमाल पाशा ने रखा, लेकिन चाहे वो बाइजेंटीन हो, चाहे वो कॉन्स्टेंटिनोपल हो या इस्तांबुल, ये तीनों ही शब्द जो हैं ग्रीक हैं, तुर्की भाषा के शब्द नहीं है। तो ये जो साम्राज्य था बाइजेंटीन का, वो एक बड़ा साम्राज्य था, पूर्वी यूरोप में फैला हुआ और इधर ग्रीस आदि में फैला हुआ। इस पर जो सेल्जुक वंश का राज्य था, तुर्कियों का, तुर्कों का, उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके उस बाइजेंटीन एम्पायर को, साम्राज्य को कमजोर कर दिया, दुर्बल कर दिया। और ऐसी हालत हो गई कि 1453 में यहां के शासन का अंत हो गया। और अंत ऐसा हुआ कि कहते हैं कि जिस दिन बाइजेंटीन साम्राज्य की पराजय हुई थी और इधर जो तुर्क लोग थे उन लोगों ने 3 दिनों तक शहर में अपने सैनिकों को, क्योंकि उनसे उस समय ऐसे ही वादा किया जाता था कि यदि हम जीतेंगे तो तुम लूटपाट करना, तो 3 दिनों तक खुलेआम लूटपाट हुई उस पूरे नगर की और उसमें हजारों लोग मारे भी गए, दुकानें लूट ली गई, जो भी जिसको जो दुख दिखा उसको लूट लिया। और कहते हैं कि चौथे दिन वो पूरा जो शहर था वो वीरान हो गया, वो एक प्रकार से मरुस्थल बन गया, वो मनुष्य विहीन हो गया। जबकि वो जो ग्रीक लोग थे उन लोगों ने उसको बना संवार के बढ़िया बनाया था, अच्छा बनाया था। और परिणाम यह हुआ कि वहां पर जो तुर्क जीते थे उनको आग्रह करना पड़ा, विनती करनी पड़ी कि आप लोग अब लौट आइए, क्योंकि वहां से भाग गए थे जो बच गए थे। और उनको बुलाया गया, फिर से उनको बसाया गया। लेकिन अब जो उनकी बसावट थी, अब जो उनका जीवन था, वो कहिए कि द्वितीय श्रेणी के नागरिक बन गए। वो जैसे इस्लाम में सामान्यतया होता है, उनका जो गौरव था वो चला गया, उनके जो प्राचीन उपलब्धियां थी सब मिट गई और पूरे यूरोप में एक बहुत ही कहिए कि अजीबोगरीब संदेश गया और उससे आज तक यूरोप उबर नहीं पाया है। जो क्रिश्चियन लोग हैं, उस दिन गुरुवार था, आज भी गुरुवार को मनहूस दिन मानते हैं और उनको लगा कि हमारा सब कुछ लुट पिट गया, सब कुछ खत्म हो गया। और ये सच्ची बात थी कि सचमुच खत्म हो गया। तो एक विचित्र सी स्थिति हुई। बाद में क्या हुआ कि कुछ वर्षों के बाद ये जो तुर्की साम्राज्य था उसने अपना प्रसार करना शुरू किया और ये खलीफा भी बन गया। जो खलीफा था उसको परास्त कर दिया, जो उस समय मिस्र में खलीफा था उसको परास्त किया और यहाँ का जो सुल्तान था वो स्वयं खलीफा बन गया। और जब खलीफा बना
तो वो जो खिलाफत थी, अर्थात पूरे संसार में मुसलमानों का एक प्रकार से सुल्तान या राजा जो भी कह लीजिए, प्रमुख मुखिया, वह 1924 तक चला। 1924 में कमाल पाशा ने उस खिलाफत का अंत कर दिया। तो ऐसा है कि अब आप देखिए कि तुर्क कहां से आए। तुर्क का ये स्थान नहीं है तुर्क लोगों का। तुर्क लोग बहुत दूर से आए और यहां आकर के शासन करना आरंभ किया। यहां जो आज का जो ये आप मानचित्र देख रहे हैं तुर्की, इस स्थान पर मूलतः ग्रीक रहते थे, अर्थात यूनानी रहते थे, आर्मेनियाई रहते थे, कुर्द रहते थे, यजीदी रहते थे और बहुत सारे रोमा रहते थे। कुर्द, यजीदी और रोमा, इन तीनों पर मैं बाद में विस्तार से चर्चा करूंगा कि ये कौन लोग थे। लेकिन आज देखिए क्या हालत है। जो ग्रीक लोग थे उनको उस समय भगाया गया, फिर बुलाया गया, लेकिन धीरे धीरे उनकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि वो यहां रहना पसंद नहीं करते थे। और कालांतर में तुर्की ने पूरे ग्रीस पर भी अधिकार जमा लिया। तो ग्रीस की सुंदरता तो निकट अतीत में अभी हाल में मिली है, वो भी उसके अधीन था। और आर्मेनियाई के साथ तो इतना अत्याचार हुआ है कि लाखों आर्मेनियाई का संहार हुआ है। आज आर्मीनिया एक बड़ा छोटा सा देश है इसी तुर्की के पास, और उनका जो नरसंहार है वो संसार भर में प्रसिद्ध है। जिन लोगों को भी इतिहास का ज्ञान है वो जानते हैं कि आर्मेनियाई को कैसे मारा है इन्होंने। और विशेषकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो बहुत बड़ा संहार किया वो करने वाला था कमाल पाशा। इसी प्रकार से कुर्द का भी संहार हुआ है लाखों की संख्या में, यजीदियों का भी हुआ है। और ये सारे के सारे आज भी तुर्की में कहिए कि द्वितीय श्रेणी के नागरिक हैं, अनेक अधिकारों से वंचित हैं। और उसी प्रकार एक समुदाय है रोमा। संयोग ऐसा है कि चाहे आर्मेनिया हो, आर्मेनियाई लोग हों, चाहे कुर्द लोग हों, चाहे रोमा हो, चाहे यजीदी हो, ये जो चार नाम मैंने लिए हैं इन चारों का संबंध भारत से है। वैसे तो जो ग्रीक है उनका भी संबंध भारत से है। कहते हैं ग्रीक जो शब्द है, ग्रीस या ग्रीक जिसको हम कहते हैं, ये अंग्रेजी में कहते हैं, वैसे इनको हेलेनिक कहा गया है इनकी भाषा में। और ये हेलेनिक कहां से आया है? तो महाराज मनु की पुत्री थी इला। इला का पुत्र था येल, और उस येल ने ही शासन किया है इस ग्रीस क्षेत्र पर, और जिससे वो येल से हेलेनिक बना है, हेल बन गया है। तो इस प्रकार से उनसे भी हमारा संपर्क रहा है और इन सब का संबंध भारत से रहा है। जहां तक तुर्कों का भी संबंध है तो आप समझिए कि भारत बहुत विशाल क्षेत्र होता था, और भारत के ऊपर आज जो जितने स्थान हैं वो सारे भी भारत के ही क्षेत्र थे। उस प्रकार से ये तुर्क भी भारत के ही हैं, भारत से संबंधित हैं। जब कमाल पाशा ने नया इतिहास लिखवाना आरंभ किया तो उसमें एक जो इतिहासकार थे उन्होंने अपने आप को कहा कि हम जो तुर्क हैं वो आर्य हैं। इस प्रकार का संबंध उन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया है, तो वो स्वयं ऐसा कह रहे हैं। और जो आर्मीनिया है वो आर्मीनिया में आर्य है, आर्य जोड़ मीनिया, और मीनिया का अर्थ होता है मूल, जो मूल रूप से आर्य अपने आप को कहते हैं, ये आर्मीनिया है। तो इस प्रकार से सबका संबंध भारत से है, लेकिन तुर्क लोग यहां नहीं रहते थे। तो कैसी विचित्र स्थिति है कि जो तुर्क यहां के नहीं थे
वो शासन कर रहे हैं लगभग 1453 से लेके आज तक, और जो भी स्थानीय थे उन पर शासन कर रहे हैं, और वो जो सारे स्थानीय हैं वो द्वितीय श्रेणी के नागरिक हैं और अनेक अधिकारों से वंचित हैं। अब 1 मिनट के लिए हम ये देखते हैं कि जो इस्तांबुल है उसको हम ध्यान से देखें, उस स्थान को, आपको लगेगा कि ये कैसा विचित्र सा वर्गीकरण है, क्योंकि ये इस्तांबुल और शेष जो क्षेत्र है ये कैसे कोई वर्गीकरण कर देगा कि ये पश्चिम में यूरोप हो गया और पूर्व में एशिया हो गया। इस देश का कोई नाम पहले तुर्की नाम नहीं था, क्योंकि आप वहां के रहने वाले नहीं हैं, तो तुर्क से तुर्की कैसे बन जाएगा। तो ग्रीक लोगों ने इसका नाम रखा था एशिया, पहले रखा था एशिया। उसके बाद में जब उनको जानकारी नहीं थी कि एशिया कितना विशाल विराट क्षेत्र है, जब उनको जानकारी हुई तो उन्होंने कहा कि ये माइनर एशिया है, तो इसका नाम रख दिया माइनर एशिया, मतलब छोटा एशिया। ये इसका नाम था पहले। जो तुर्की नाम है वो बाद का है। दूसरी जानने वाली बात ये हमारे लिए कि ये जो वर्गीकरण देख रहे हैं यूरोप और एशिया का, ये पूर्णतः मूर्खतापूर्ण वर्गीकरण है और इसका कोई अर्थ नहीं है। पूरा एशिया और पूरा यूरोप भूमि से जुड़े हुए हैं। जब भूमि से जुड़े हुए हैं तो अलग महादेश कैसे हो सकते हैं। तो ये बलात् किया गया, और एक क्षेत्र के रूप में यूरोप शब्द का प्रयोग 1833 से आरंभ हुआ है और 19वीं शताब्दी के अंत तक ये स्थापित हुआ है। यदि यूरोप पुराना शब्द होता तो कभी रोमन एम्पायर नहीं होता, यूरोपियन एम्पायर होता, ग्रीक एम्पायर नहीं होता, यूरोपियन एम्पायर होता, लेकिन उसका कहीं नाम नहीं। इसलिए ये बड़ा ही कृत्रिम वर्गीकरण है, और इस वर्गीकरण से भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो अब हम आते हैं मूल विषय पर कि जो तुर्की है वो तुर्की कैसे आज तक पहुंचा। तो हमें ये समझना चाहिए कि पहले तो हमें ये भी जानना चाहिए कि इसको कहा गया, जब ये खलीफा बन गया वहां का सुल्तान और क्षेत्र का विस्तार होने लगा, तो इसका जो नाम था, ये सारे के सारे उस्मानी अपने आप को बोलते थे, उस्मानी तुर्क। और यही जो उस्मानी तुर्क है, यह भी विचित्र बात है कि ये उस्मानी शब्द यूरोप के लोग नहीं बोल पाए या बोलने का प्रयास नहीं किया। उनको स्थानीय शब्दों को बिगाड़ना, उसको खराब करना, ये उनकी आदत है। जैसे कि भारत में भी देखेंगे, जितने भी नगर हैं, जो भी हैं, सबके नाम बिगाड़ दिए। तो इसका नाम उन्होंने रखा ओटोमन एम्पायर, जबकि ओटोमन कोई शब्द नहीं है, शब्द है उस्मान, था उस्मानी साम्राज्य। तो इसका विस्तार हर तरफ हुआ, चारों तरफ हुआ। आज का जो ईस्टर्न यूरोप है, पूर्वी यूरोप है, उसका जो नीचे का हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा, उस पर इसका अधिकार था। उसके बाद पूर्व में कई देशों पर अधिकार था, और अरब जिसको हम आज कहते हैं उस पर पूरा अधिकार था, मिस्र पर अधिकार था। इस प्रकार से एक बड़ा क्षेत्र था इसके पास में। फिर भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये चाहे ओटोमन एम्पायर कहिए या उस्मानी साम्राज्य कहिए, कितना भी बड़ा हो गया, तो भारत की जो विशालता थी उसके सामने ये कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी विस्तार था, क्योंकि जनसंख्या तो भारत में थी, यहां इतनी जनसंख्या थी नहीं। यहां जनसंख्या वाले देश थे या क्षेत्र थे, उनमें मिस्र था जहां जनसंख्या थी, और उसके बाद में कोई ऐसा देश नहीं था जहां बहुत अधिक जनसंख्या। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था, भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से ये बड़ा साम्राज्य था।
तो इसने इतने बड़े भूभाग पर शासन करना आरंभ किया। 20वीं शताब्दी आते आते यह जो साम्राज्य था ये दुर्बल होने लगा और प्रथम विश्व युद्ध में ये जो उस्मानी साम्राज्य है इसने हिस्सा लिया और जर्मनी के साथ हिस्सा लिया। जर्मनी जिस ओर था आप जानते ही हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में उसकी पराजय हो गई। तो इस प्रकार से इस उस्मानी साम्राज्य की पराजय हो गई। पराजय होने के बाद इसका खंड खंड हो गया और ये सारा यूरोप के देशों ने किया। इसी को कहते हैं बाल्कनाइजेशन, खंड खंड टूट जाना। उस देश को पता नहीं कितने देश बन गए। आज का जो सऊदी अरब है, यूएई है, जॉर्डन है, उधर ऊपर बल्गेरिया है, रोमानिया है, जितने भी देश हैं वो सारे के सारे इसी से निकले और तुर्की एक छोटा सा देश बन के रह गया। उस समय जब ये बिखराव हुआ और तुर्की यह भी एक दिखाता है कि इस्लाम कभी भी एकत्रीकरण का नाम नहीं है, एकता का नाम नहीं है। इसमें विखंडन बहुत स्वाभाविक है, अन्यथा इतने छोटे छोटे देश नहीं बन सकते थे और आज वो अनेक समस्याओं से ग्रसित है। तो वहां पर आर्मी में, वहां की सेना में कमाल पाशा नाम का व्यक्ति था और उस व्यक्ति ने बाद में राष्ट्रपति के पद पर वो आसीन हो गया वो व्यक्ति और उसके बाद से वो तानाशाह बन गया, निरंकुश शासक। लगभग 15 वर्षों तक उस व्यक्ति ने तुर्की पर शासन किया। वह व्यक्ति इतना बड़ा निरंकुश था, ऐसा निरंकुश शासक था कि उसके मन मस्तिष्क में जो यूरोप ने जैसा किया था, यूरोप की शक्ति से वो परिचित था, तो उसको बार बार ये लगा कि हमें यूरोप बनना चाहिए और यूरोप बनने की प्रक्रिया में उसने अपने आप को समझिए कि मिटा डाला, मिटा दिया। जैसे सबसे पहले तो इस्लाम को एक प्रकार से प्रतिबंधित कर दिया, जैसे नमाज पढ़ना, दाढ़ी रखना, टोपी रखना, इस सब पर प्रतिबंध लगा दिया। ये जो 4 निकाह होते हैं ये सब पर प्रतिबंध, और सबको कहा कि तुम अपनी जो पोशाक है जो पहनते हो वो सब छोड़ दो। उसके बाद में वो आया भाषा पर। ऐसा था कि भाषा उस समय तुर्की जो भाषा है वो बहुत ही विपन्न भाषा है, उसके पास में लिपि ही नहीं है। जो तुजुके बाबरी है, जो बाबर ने लिखा है वो लिखा है फारसी में। तो ये जो फारसी है लिपि वो कहां से आई है, तो अरबी लिपि है। तो इसका मतलब हुआ अरबी लिपि में उसने लिखा है। तो लिपि अरबी थी, उसी में तुर्की भाषा का प्रयोग होता था। फारसी का भी अच्छा खासा वहां वर्चस्व था। तो उसने अरबी लिपि को मिटा दिया, फारसी के प्रभाव को मिटा दिया, यहां तक कि अरबी फारसी के जो शब्द हैं उनको भी मिटाने का भरसक प्रयास किया। उसके स्थान पर उसने फ्रेंच को, जो फ्रांसीसी भाषा है, उस पर बल दिया और सारी चीजें वो यूरोप से उधार लाया। उसी प्रकार का कानून, उसी प्रकार का संविधान, उसी प्रकार की व्यवस्था, ये सब करना आरंभ किया और एक प्रकार से कहिए कि 15 वर्षों में उसने इस्लाम को मिटा दिया अपने यहां से। अब आप देखिए कि जो कमाल पाशा ने काम किया था, वैसे मैं मानता हूं कि ये बहुत उचित काम नहीं था। आप यदि आप इस्लाम से आपको समस्या थी तो आप अपने मूल में जाते ना, जो यूरोप ने किया। यूरोप को क्रिश्चियनिटी से समस्या थी तो उसने रिनेसांस किया, अर्थात पुनर्जन्म, पुनर्जागरण। तो यूरोप में सनातन धर्म था, उसकी तरफ लोग मुड़े, तो मूर्तियां बनने लगी, पेंटिंग बनने लगी और अपोलो आदि जो देवी देवता हैं उनकी मूर्तियां बनने लगी, उनका महिमा मंडन होने लगा। वैसे ही आप करते तो आप अपने अतीत में भी नहीं गए
और आप उधार की चीजें लिया करके आपने नष्ट कर दिया। यही कारण है कि कालांतर में तुर्की में प्रतिक्रिया भी हुई और पिछले 20 वर्षों से ये जो अर्दोआन आज का राष्ट्रपति है, यह भी एक भीषण तानाशाह बन गया और ऐसा तानाशाह बन गया कि इसने इस्लाम को ही पुनर्स्थापित करने का सारा प्रयत्न किया और आज वो कट्टर मुसलमान बन गया है। ऐसा कट्टर मुसलमान बन गया है कि जैसे कमाल पाशा एक अपने सनकीपने में उस देश को डुबा रहा था, वैसे ही ये अर्दोआन भी उसको डुबा रहा है। और इसी व्यक्ति ने बाकी सारे जो लोग हैं उनको और भी द्वितीय श्रेणी के लोगों में धकेल दिया, उन पर अत्याचार किया या कर ही रहा है अभी भी। तो परिणाम यह हुआ है कि तुर्की एक विचित्र मानसिक रोग से ग्रसित है। न तो ये यूरोप में है, न ये एशिया में अपने आप को मानता है। यह भी इसकी एक विचित्र बीमारी है, क्योंकि ये तुर्की को लगता है अंदर से कि वो यूरोप है और उस प्रकार से एशिया वालों को हे दृष्टि से देखता है। और आरंभ से ही देखिए, तुर्की नाटो का सदस्य है, अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े देश हैं, उनका सदस्य बना, आज भी है। उसके बाद में यूरोपियन यूनियन में घुसने का प्रयत्न किया। निरंतर इसने निवेदन दिया, आवेदन दिया और वहां पर लगभग जान की बाजी लगा दी कि ये यूरोपियन यूनियन का सदस्य बन जाएगा, लेकिन आज तक बन नहीं पाया और संभवतः भविष्य में भी नहीं बन पाएगा। इसलिए वो जो कहते हैं धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, तो ये न यूरोप का है न एशिया का है और एक प्रकार से मानसिक रोग से ग्रसित है। इसको समझ में नहीं आता कि वो कहाँ है और वो करे तो क्या करे। तो ये तो विचित्र स्थिति है तुर्की की। अब आप ये देखिए कि 1453 में बाइजेंटीन साम्राज्य पर विजय हुई थी। 1953 में एक प्रस्ताव आया वहां की सरकार के सामने कि भाई हमें 500 वर्ष जो हमारी विजय के हो रहे हैं, उस उपलक्ष्य में कोई बहुत बड़ा उत्सव करना चाहिए। तो कुछ जो वहां के नेता होंगे, समझदार होंगे, उन्होंने इस पर मना कर दिया, कहा कि नहीं, हम तो यूरोप के जो देश हैं वो हमसे नाराज हो जाएंगे, वो उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको कुछ भी प्रीतिकर नहीं लगेगा, तो इसलिए उसको छोड़ दिया गया। लेकिन 3 वर्ष नहीं बीते, बस वहां पर वो आरंभ हो गया, क्योंकि रक्त तो वही था, समझ वही थी, मुसलमान थे वो, और उन्होंने घोर अत्याचार किया। ऐसा भीषण अत्याचार किया जो कहते हैं कि 1453 में जो किया गया था कि जीत के बाद 3 दिन की छूट दे दी गई थी, वैसे ही किया गया। जो ग्रीक बेचारे रह गए थे वहां पर, जो कुछ काम करते थे, दुकान उकान चलाते थे, छोटे मोटे काम में लगे हुए थे, उन पर भीषण अत्याचार हुआ, उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उनकी दुकानों को आग लगा दी गई। परिणाम क्या हुआ? परिणाम इतना भयंकर हुआ कि एक एक यूनानी जो बचे हुए थे बेचारे, वो सारे उस इस्तांबुल को छोड़ करके ग्रीस चले गए। तो एक प्रकार से 2 बार वो भागे, एक बार 1453 में भागे और एक बार 1956 में भागे। अब आप देखिए कि ये जो देश है, ये इसके जो शासक हैं वो कितने अत्याचारी हैं। अत्याचार की कोई सीमा नहीं है। कहते हैं कि एक रिपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट मानवाधिकार की, उसमें गणना की जाती है कि किस देश में जो पत्रकार हैं, मीडिया कर्मी हैं, वो कितनी बड़ी संख्या में जेल में है, क्योंकि उससे आपको पता लगता है कि वहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कैसी है,
लोगों को बोलने की स्वतंत्रता है कि नहीं है, लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसमें संसार में 2 देश सबसे ऊपर आते हैं, एक चीन और दूसरा तुर्की। लेकिन जनसंख्या के दृष्टिकोण से यदि आप देखें तो आनुपातिक रूप से तुर्की चीन से भी ऊपर है। तो चीन में जैसा कि आप जानते हैं कि शुद्ध रूप से निरंकुश सत्ता है, वहां कम्युनिज्म है, वहां किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है, कितना भी अत्याचार कर लो। लेकिन कहने को लोकतांत्रिक देश तुर्की उतना उससे भी अधिक अत्याचारी है। ये सामान्यतः लोगों को पता नहीं है कि तुर्की कितना अत्याचारी देश बन गया है। अब आप देखिए कि इससे भी, इस अत्याचार से भी एक प्रकार का विद्रोह उत्पन्न हुआ तुर्की के लोगों में। और तुर्की के लोगों में ऐसा एक प्रकार का विद्रोह हुआ है, इस्लाम के प्रति प्रति वितृष्णा पैदा हुई है, क्योंकि अब तो युग बहुत बदल चुका है। अब तो ये 1956 भी नहीं है, ये तो 2025 है। आप उस इस्लाम को लेकर कब तक जपते रहेंगे? तो परिणाम यह है कि कहते हैं कि 50 से 60% जो तुर्की हैं आज, वो मुसलमान अपने आप को नहीं मानते हैं। वो हृदय से इस्लाम को तिलांजलि दे चुके हैं। लेकिन वहां पर नियम क्या है? नियम यह है कि तुर्की 3 ही मजहबों को मान्यता देता है और उसको ही रजिस्टर करता है, लिखता है। एक है इस्लाम, दूसरा है ईसाइयत, तीसरा है यहूदी। चौथा कोई विकल्प नहीं छोड़ता। तो आप भले ही मुसलमान ना माने अपने आप को, इस्लाम में भले ही आपकी आस्था ना हो, लेकिन आपको उस रजिस्टर में मुसलमान ही माना जाएगा। तो इस कारण से वहां पर 99% लोग जो हैं वो मुसलमान, उनके नाम कहिए कि पंजीकृत है, अन्यथा वो मुसलमान अपने आप को नहीं मानते। और जब भी वहां परिस्थिति बदलेगी, मेरा अनुमान है ये 50-60% जो मैं कह रहा हूं, ये कल को 70-80% भी हो जाएगा, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है इस्लाम से। इस्लाम ने उनको कुछ दिया नहीं है। जो तुर्की की अर्थव्यवस्था है, उसको सत्यानाश करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए समझिए कि इस्लाम है। इस्लाम से वहां के लोगों को कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति है तुर्की की। क्योंकि आप देखिए कि एक भारत से, जबकि भारत से उसका कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं मिलता, उसकी सीमा नहीं मिलती, कोई लेना देना नहीं है, न 3 में न 13 में, लेकिन भारत से उसने शत्रुता पाल करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। क्योंकि भारत से बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक वहां जाते हैं, और ये जो सारे पर्यटक हैं संसार के, ये भी देखिए कि जाते हैं इस्तांबुल। और इस्तांबुल में वो जो ग्रीक लोगों ने जो भवन बनाए हैं, सुंदर भवन का निर्माण किया है, उन भवनों के कारण वह शहर बहुत आकर्षक बन गया है और संसार के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से गिना जाता है। अब भारतीयों ने वहां जाना बंद कर दिया है या कम कर दिया है। आप देखिए कितनी बड़ी क्षति हो गई। दूसरा, भारत शासन ने अन्य भी ऐसे कार्य किए हैं जिनसे तुर्की को हानि हो रही है या क्षति हो रही है। आज वो विषय हमारा नहीं है कि भारत शासन क्या कर रहा है, वो किसी और विषय में, किसी और समय मैं उस पर या उसका विस्तृत उल्लेख करूंगा। लेकिन आज का विषय तुर्की को समझना है कि तुर्की कैसा है। जबकि वहां के लोग जो हैं, एक तो कमाल पाशा के कारण, यूरोप से नैकट्य के कारण, अनेक अर्थों में जो संसार के जो मुसलमान हैं उनसे थोड़े भिन्न से हैं। वो अपेक्षाकृत थोड़े अच्छे लोग हैं। वो नहीं चाहते इस्लाम का जामा पहन करके कुछ करना। और आप देखिए कि बहुत बड़ी संख्या में जो तुर्क हैं वो यूरोप में रहते हैं,
क्योंकि उनके लिए कुछ है ही नहीं। जैसे मैंने कहा ना कि इस्तांबुल यूरोप है, तो आपने कदम बढ़ाया, आप ग्रीस चले गए, कदम बढ़ाया, आप ऊपर चले गए। तो इस प्रकार से उनका यूरोप दूसरा घर है। मेरा सौभाग्य है, जब मैं जिनेवा में था तो एक महिला थी, सेरा, जो वहां पर डब्ल्यूटीओ में काम करती थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। मैं भी वहीं था, तो मेरी अक्सर उससे बातचीत होती थी। वो बहुत ही अच्छी महिला थी, बहुत पढ़ी लिखी, सूची इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही थी। उसने एक जर्मन से विवाह किया था, और उसको देखकर मुझे लगता था कि वो, उसकी पढ़ाई लिखाई वहीं हुई थी, तुर्की में हुई थी। तुर्की एक समय अच्छा था, लेकिन आज अर्दोआन ने उसको नष्ट कर दिया। अब हम एक दूसरे पहलू पर आते हैं कि तुर्की में अत्याचार कितना है। वहां पर जैसे मैंने 3 समाज के नाम लिए, 3 समुदाय के नाम लिए। पहला है कुर्द, दूसरा है यजीदी, तीसरा है रोमा। कुर्द लोग अपने आप को, जैसे मैंने कहा कि वो स्थानीय है, जो मेसोपोटामिया है, प्राचीन समय का, जो आज का इराक है और उससे सटा हुआ आज का तुर्की है, तो वहीं के रहने वाले हैं। और वो अपने आप को मानते हैं कि उनका मेसोपोटामिया के समय से भारत से बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा है। हमारे जो सिंधु घाटी का जो इतिहास है, उसमें बहुत कुछ मिलता है मेसोपोटामिया से, आने जाने का, आवागमन का, संपर्क का। दूसरा, कहा जाता है कि सम्राट अशोक के समय में भी उनका बड़ा अच्छा संबंध था, संपर्क था, और भारत के साथ संपर्क के कारण अपने आप को कुछ सीमा तक वो भारत से जुड़ा हुआ मानते हैं। ये कुर्द योद्धा हैं, योद्धा जाति के लोग हैं, लड़ाके हैं, वीर हैं। इनकी घुड़सवारी, इनकी तीरंदाजी, ये सब विख्यात है। कालांतर में जब इस्लाम का प्रसार हुआ, तो इन्हें भी बलात् या लोभ या जो भी कारण रहा हो, ये बन गए मुसलमान, और बन गए सुन्नी मुसलमान। कुछ लोग शिया भी बने, लेकिन ये नाम के लिए मुसलमान थे। इनका जो आचरण है, इनकी जो परंपरा है, उसमें कहीं भी इस्लाम का पुट नहीं है। ये बड़े खुले व्यक्तित्व के लोग हैं, खुलापन है इनके मस्तिष्क में, इनके हृदय में उदारता है, और योद्धा जाति के लोग हैं। तो ये जो कुर्द हैं, ये आज कहते हैं कि सारे संसार में लगभग 3.5 करोड़ होंगे, जिनमें से 1.5 करोड़ से अधिक तुर्की में ही रहते हैं। उनका क्षेत्र, उनका घर है, वो रहते हैं। उसके बाद रहते हैं सीरिया में, उसके बाद रहते हैं इराक और ईरान। तो कुर्दों पर जो तुर्क हैं, उनका भयंकर अत्याचार होता रहा है। एक कारण तो यह है कि वो मुसलमान होते हुए भी व्यवहार मुसलमान नहीं है। इसलिए मुसलमानों को तो ये लगता है ना कि जो हमारे जैसा नहीं है उसको हम मार देंगे। तो ये बन गए कुर्दों के बहुत बड़े शत्रु। इतने भयंकर शत्रु बने कि लाखों की संख्या में कुर्दों का संहार हुआ। और आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो उन पर बहुत अत्याचार हो रहा है। तो ये जो कुर्द हैं, ये चूंकि लड़ाके हैं, योद्धा हैं, तो जब आईएस की जो बात हुई थी, आईएस जिसको कहते हैं, वो भीषण अत्याचार करने लगा था, और उसको पालने पोसने वाला भी तुर्की है। तो सीरिया में उसने हमला कर दिया, और सीरिया में जो खिलाफत जो कहते हैं आईएस की, उसकी स्थापना करने का प्रयास किया। भयंकर मारकाट हुई। ये 2016 के बाद से अमेरिका आदि देश भी इसको लेकर चिंतित हो गए। लेकिन
आश्चर्यजनक बात यह थी कि आईएस को नष्ट करने में, उसको परास्त करने में सबसे बड़ी जो भूमिका थी वो कुर्द वीरों की थी। कुर्द लोगों ने आईएस को परास्त किया, अंततः उनको समाप्त कर दिया। यहां तक कि इराक में भी वो आ गए थे, इराक में भी जाकर कुर्दों ने उनको समाप्त किया। कुर्दों को लेकर के जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जैसे मैंने बताया, बाल्कनाइजेशन हो रहा था, अनेक देशों का निर्माण हो रहा था, तो कुर्दों ने भी मांग की थी कि हमारा एक स्वतंत्र देश बन जाए। लेकिन कमाल पाशा ने, और ये जो संधि थी, एक सेवर की संधि फ्रांस में हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद, उसमें व्यवस्था की गई थी। लेकिन 3 ही वर्ष बाद 1923 में कमाल पाशा ने उसको मानने से मना कर दिया और एक नई संधि बनाई जिसको लुजान की संधि बोलते हैं। लुजान स्विट्जरलैंड में है, वहां पर यह संधि हुई और उस संधि में कुर्दों को कोई अपना देश नहीं दिया गया। तो आज जो कुर्दों की स्थिति है वो यह है कि इनको अपनी पोशाक, अपनी परंपरा मानने से भी मना किया जाता है, इनको मारा काटा जाता है, और ये जहां रहते थे वहां से भी कई बार इनको हटाकर दूर दूर फेंका जाता है ताकि ये एकत्रित न हो, संगठित न हो। ये कुर्दों की स्थिति है। जबकि इराक में जो कुर्द हैं उनको थोड़ी स्वायत्तता मिली हुई है, एक राज्य है वहां पर जहां पर कुर्दों का राज्य है, और कुर्दों ने वहां पर इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी है कि इराक में जहां हर जगह हिंसा होती रहती है, वहां उस समय भी आप कुर्द के क्षेत्र में जाएंगे तो बड़ा आपको अच्छा लगेगा, आपको शांति मिलेगी। तो कुर्द के पीछे का एक जो बहुत बड़ा कारण है उनकी शक्ति का, वो कारण है महिलाएं। कुर्द इस अर्थ में बहुत भिन्न है मुसलमानों से कि उनके यहाँ महिलाओं में उस प्रकार से कोई पर्दे की व्यवस्था नहीं है, और कुर्द महिलाएं लड़ाका होती हैं। जितने भी युद्ध होते हैं उन सारे युद्धों में वहां की महिलाएं सशस्त्र बल बन जाती हैं, मैदान में कूदती हैं, युद्ध भूमि में, रणभूमि में जाती हैं। और यही कारण है कि जब आपके समाज में सारे पुरुष और सारे महिलाएं लड़ने को उतारू हों तो आप किसी को ही परास्त कर सकते हैं। साथ ही बड़ा रोचक है ये जानना कि कुर्द चूंकि भारत से अपना नैकट्य मानते हैं, तो इस कारण से जब हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले से घोषणा की थी, बलूचिस्तान के अन्याय पर बात की थी, बलूचिस्तान के समर्थन में बात की थी, तो कुर्दों ने भी ये मांग की थी कि हमारा भी समर्थन करना चाहिए भारत को, और मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से करना चाहिए। दूसरा जो समाज है वो है यजीदी। यह भी समाज तुर्की में और थोड़े अन्य देशों में भी रहता है, और यह जो समाज है कहने को मुसलमान है लेकिन बिल्कुल सनातनी है। जैसे मैंने कुर्दों के लिए कहा कि उनको भी आप कह सकते हैं कि वो सनातनी मुसलमान है, तो यजीदी तो और भी अधिक सनातनी सनातनी लोग हैं, क्योंकि उनका जो प्रधान प्रतीक है, जो चिन्ह है जिसकी वो पूजा करते हैं, वो है मोर। और मोर हमारे लिए जानने की बात है कि मरुस्थल में तो मोर हो नहीं सकता, तो ये मोर कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय का वाहन है, और इस वाहन के रूप में वो मोर की पूजा करते हैं और प्रकारांतर से कार्तिकेय भगवान की पूजा करते हैं। एक अभी घटना घटी थी हाल में ही कि अमेरिका, जो यजीदी समाज के जो कुछ संत हैं वो अमेरिका गए। अमेरिका में दक्षिण भारत का एक मंदिर है, मुरुगन अर्थात कार्तिकेय भगवान का मंदिर, उस मंदिर में गए और उन्होंने पूजा अर्चना की। उनके जो स्वामी थे, मठ के जो स्वामी हैं, उनसे भेंट की और उनसे बताया कि हम तो भगवान कार्तिकेय के भक्त हैं। दूसरा क्या है, उनका मंदिर होता है, वो अग्नि की भी पूजा करते हैं, और उनके मंदिर पर हमेशा नाग देवता की मूर्ति बनी होती है, अंकित होता है नाग देवता का स्वरूप। तो इस प्रकार से, लेकिन यजीदी संख्या में कम है और कुर्दों की तरह इतने बलशाली नहीं है। उनके साथ भी तुर्की में घोर अन्याय होता है, अत्याचार होता है।
आईएसआईएस ने, यदि आप केवल गूगल करके देखें तो आपको पता चलेगा, अनेकानेक यजीदी महिलाओं का बलात्कार किया आईएसआईएस ने, अनेक यजीदियों की हत्या कर दी। तीसरा जो समाज है वो है रोमा। रोमा लोग जो हैं वो शुद्ध रूप से भारत के हैं और अनेक समय में, अलग अलग समय में, अलग अलग काल में वो भारत से बाहर गए हैं। प्रमाण क्या है? प्रमाण यह है कि आज भी जो संख्या है 1 से लेके 20 तक यदि आप बोलते हैं हिंदी में, तो यही संख्या उनकी है। दूसरी बात, भगवान राम कृष्ण आदि के भजन कीर्तन करते हैं। तो ऐसे लाखों की संख्या में रोमा तुर्की में है, लेकिन उनको नागरिकता तक नहीं दी गई है। तो ये 3 समाज हैं जिनके साथ भयंकर अत्याचार तुर्की करता है। अब वो जो बाकी वहां मुसलमान हैं उनके साथ भी अत्याचार करता है। जैसे मैंने कहा कि वहां पर बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, बहुत चीजों की सुंदरता नहीं है, और वहां एक प्रकार का तानाशाह है, तानाशाही शासन है। तो इसमें लोग अंदर से उबलते हैं, कुढ़ते हैं और भविष्य की तरफ देखते हैं कि कब वो दिन आएगा जब वो सामान्य स्थिति में आएंगे। भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कुर्दों का समर्थन करना, क्योंकि तुर्की जब कश्मीर पर समर्थन कर रहा है तो ये आश्चर्य की बात है कि भारत ने अभी तक यह कदम क्यों नहीं उठाया। भारत ने अभी तक कुर्दों का समर्थन क्यों नहीं किया? क्योंकि कुर्द के समर्थन से ही आप ये समझ लीजिए कि वहां पर की स्थिति में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। तभी तुर्की डरेगा आपसे, क्योंकि तुर्की को लगेगा कि जैसे को तैसा मिल रहा है, लेकिन हमने अभी तक किया नहीं है। हमारी विदेश नीति में क्या है ये कहना बड़ा कठिन है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि तुर्की एक विचित्र स्थिति में आज फंसा हुआ है। वहां की जो अर्थव्यवस्था है वह भी चौपट हो रही है। उसकी जो मुद्रा है लीरा, वो अवमूल्यन का शिकार है। और आप देखिए कि अभी भी वहां पर जो मुद्रास्फीति की दर है, इन्फ्लेशन रेट, वो बहुत ऊपर है, लगभग 30% से ऊपर है। और ऐसी स्थिति में उसने भारत से अपना संबंध बिगाड़ लिया है, और जो कुछ भी पर्यटक भारत से जा रहे थे उसकी भी उसको क्षति हो गई है, हानि हो गई है। आगे हमारे प्रधानमंत्री ने और भी कदम उठाए हैं साइप्रस से मिलके, और अब ऐसा लगता है कि भारत ने निर्णय ले लिया है तुर्की को चारों ओर से घेरने की। तो ये तुर्की की कथा है, जो तुर्की एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मूलतः सनातनी क्षेत्र था। क्योंकि आज जो यहाँ पर बहुत बड़ा भवन है इस्तांबुल में, जिसको बोलते हैं हाइया सोफिया, हाइया सोफिया बहुत विशाल चर्च होता था, जिसको कालांतर में मुसलमानों ने कब्जा करके 4 मीनारें खड़ी कर दी चारों ओर से, उसको मस्जिद बना दिया। कमाल पाशा चूंकि इस्लाम को नहीं मानता था, वो स्वयं अपने आप को कहता था कि मैं मुसलमान नहीं हूं, या इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था। तो उसके बाद उसने क्या किया, उसको संग्रहालय बनवा दिया मस्जिद खत्म करके। लेकिन अब देखिए कि ये जो अर्दोआन है आज का राष्ट्रपति, इसने उसको फिर से मस्जिद बना दिया है। और हमें एक हिंदू होने के नाते, भारतीय होने के नाते जानना चाहिए कि ये हाइया सोफिया का इतिहास क्या है। ये हाइया सोफिया जहां है, वहां पर प्राचीन काल में, हाइया सोफिया बनने से पहले, चर्च के बनने से पहले वहां मंदिर था। आज जगह जगह तुर्की में उत्खनन हो रहा है, और उत्खनन से पता चल रहा है कि न जाने कितने नगर हैं, कितने शहर हैं तुर्की में, जहां पर खुदाई में मंदिर मिल रहे हैं। ऐसे ही एक मंदिर पे पर आपको स्वास्तिक का चिन्ह मिला था हिटलर के समय, और हिटलर के कुछ लोगों ने देखा था, जो वहां के पुरातत्ववेत्ता आए थे जर्मनी से, और वहीं से हिटलर ने स्वास्तिक को लिया था, वहीं से आर्य शब्द को लिया था।
दूसरा, हागिया सोफिया का जब निर्माण हो रहा था, तब भी अनेक मंदिरों को ईसाइयों ने तोड़ा था और तोड़कर उसमें स्थापित किया था। तो हागिया सोफिया में आज भी हम मंदिर के अवशेषों के प्रमाण देख सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, कालचक्र जो आज का तुर्की है, वो कभी सनातनियों का ठेठ क्षेत्र था, उसको नष्ट किया ईसाइयों ने, फिर ईसाइयों को नष्ट किया मुसलमानों ने, और अब क्या होगा यदि कुर्दों को, यजीदियों को, रोमाओं को और जिन लोगों ने मुसलमान इस्लाम को त्याग दिया है, तो संभवामि युगे युगे होगा, सनातन धर्म की पुनर्स्थापना होगी और उसकी पुनर्स्थापना से ही उस स्थान का कल्याण होगा। ईश्वर का आशीर्वाद तो तभी मिलेगा। तो ये कालचक्र के दृष्टिकोण से भी बड़ा अच्छा है तुर्की का इतिहास जानना। तो आज की ये कथा रही, और मैं अनुमान करता हूं कि सभी दर्शकों को ये कथा पसंद आएगी, और इसके अनेक बहुत ही उप विषय हैं इस मूल तुर्की विषय के, जिन पर हम कभी और विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आज के लिए इतना ही, क्योंकि इससे अधिक करने पर कथा और गरिष्ठ हो सकती है। तो मैं इसी बिंदु पर अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे विदा लेता हूं, और आग्रह करते हुए विदा लेता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वार्ताओं को देखें, उसको लाइक करें, हो सके तो शेयर करें, टिप्पणी अवश्य करें। तो फिर किसी और विषय पे किसी और दिन आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।